नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार दौरे पे रहे, जहां उन्होंने किसान बिल के फायदे गिनवाए। इस दौरान कहा कि किसानों के हित में किसान बिल लाया गया है और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसानों का नहीं बल्कि देश का नुकसान कर रहे हैं। बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर जिनकी माली हालत ज्यादा दयनीय, बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर जिनकी माली हालत ज्यादा दयनीय है, हमारे सरकारी स्कूल में है ना, हम पे विश्वास करें ना और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में हम दूरसंचार के माध्यम से भी, रेडियो संचार के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से एपिसोड बना के हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइट नहीं होती है, घरों में लाइट होती है। और हमने बिल्कुल आपकी जब बात बोल रहे हैं, मैं आपकी बात पे किसी बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सौ रुपये एक जगह हो भी सकता है, हम उसको ठीक करेंगे। आपसे एक बात कही, जो किसानों के हित में जो बिल लाया गया है, मैंने टू द पॉइंटेड बात कही है। अगर जो इस पर किसी को आपत्ति हो, मैं आपके माध्यम से जो ये फर्क पे और जो विरोध कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको किसी ना किसी बहाने देश का विरोध करना है, जिनको मोदी जी का विरोध करना है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था को लेकर कैग ने सवाल उठाए तो प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। पर्यटन मंत्री ने मोबाइल टॉयलेट का शुभारंभ किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार प्रदेश की जनता को हमेशा गुमराह करती है। यह सरकार जुमलों की सरकार है। कुछ दिन पूर्व सरकार खूब सुर्खियां बटोर रही थी कि हमने उत्तराखंड को ओडीएफ फ्री कर दिया। कैग की रिपोर्ट आज सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। ओडीएफ तो फर्जी पहले साबित हो चुका है कि फर्जी इन्होंने ओडीएफ घोषित किया था। लेकिन राज्य में जो पर्यटन प्रदेश है, जो तीर्थाटन प्रदेश है, जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उसके अलावा पूरे तीर्थाटन के अलावा पूरा पर्यटक देश और दुनिया से आता है, उस राज्य में अगर सारे यात्रा रूट्स में, सारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में, सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर अगर यहाँ पर शौचालय नहीं है, कहाँ यात्री जाएगा? ओडीएफ फ्री आप फर्जी करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सीएजी की रिपोर्ट आई तो आपने चिन्हित करने की बात कर दी। अब आप चिन्हित कर रहे हैं, आप कहाँ लगा पाएंगे? आप कहाँ बना पाएंगे? अब तो जब 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार इस काम को करेगी। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पंतनगर से लेकर किच्छा तक बीते कई साल से क्षतिग्रस्त चल रहे स्टेट हाईवे का निर्माण होने पर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने कहा, स्टेट हाईवे की पंतनगर से लेकर किच्छा तक हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई थी, लेकिन उनके प्रयासों से स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया। आपके बात सही है। हमारा ये पंतनगर और नगला क्षेत्र जो है वो ना ग्राम सभा में था, ना नगर पंचायत में था, इसलिए बहुत से चीज़ों से वंचित था। जो हमारे विकास के 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय पंचायत, उसमें जो नगर या ग्रामीण पंचायत का विकास का जो फंड आता है, जिला योजना का फंड आता है, जिला पंचायत का फंड आता है, उस फंड से वंचित था। और भी कई कठिनाइयाँ आती थी, लोगों की मृत्यु पर सर्टिफिकेट नहीं बन पाते थे और तमाम तरह की दिक्कतें थी। मैंने इसको गंभीरता से लिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी और मुझे खुशी है कि इसकी पूरी फाइल बनकर तैयार है। एक टेक्निकल पेच है कि जनगणना की लेटेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, उसके पहले हम नहीं कर सकते। तो जैसे ही जनगणना हमें उपलब्ध होगी, मेरे ख्याल से 1 आध महीने के अंदर जो अंतिम जनगणना है उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद दिसंबर तक हम नगर पंचायत नगला अस्तित्व में ले आएंगे और वो अपने विकास की इबारत खुद लिखेगी। राज्य मंत्री रेखा आर्या और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की है और इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पवार जांच करेंगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का राज्य मंत्री ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूं, पर मेरा अपना एक विचार है
कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, ये एक प्रश्न बनेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाता है, यदि मान लीजिए मैं दोषी पाई गई, मैं अपने हर दंड को जो मेरा मुख्यमंत्री तय करेंगे या मेरी जनता तय करेगी, मैं उसे स्वीकार करूँगी। और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। टिहरी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डोबरा चांटी पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब तक इस पर आवागमन शुरू नहीं किया गया। सरकार बहाने बनाकर इसको अभी बढ़ाना चाहती है। यह भी कहा कि लोगों ने शुरू से ही इस पुल के लिए संघर्ष किया है। और रुड़की के पंडितपुरी गांव में मगरमच्छ ने बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें एक मासूम बच्ची को तालाब में मगरमच्छ ले गया। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तालाब में मगरमच्छ की तलाश कर रही है। उस बच्चे को भी तलाशा जा रहा है। यहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मगरमच्छ ने एक 8-9 साल की लड़की को खींच लिया है पानी की तरफ। तो हम लोग मगरमच्छ की तलाश कर रहे हैं और जैसे वो मिलेगा हम पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है हमारा और घटना की तब पुष्टि हो जाएगी। हमारी पंचायत का गांव है पंडितपुरी। उस गांव की लड़की 1 बजे के लगभग घास काटने के लिए आई थी। तो वो इसमें एक जो नाला खुदा हुआ है उसमें पानी भरा हुआ था। वहाँ एक मगरमच्छ, ज़बरदस्त बड़ा मगरमच्छ है। वो जैसे वो फूल तोड़ने के लिए, जिसे कमल का फूल कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए बढ़ी और वो अचानक उस पर हमला कर दिया। हमला करते ही उसको वो निगल गया। उसके बाद सब अधिकारी को फ़ोन कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन भी है, वन विभाग भी टीम पहुंच गई है और उसको पकड़ने के उसमें जाल वाल लगा दिया गया है और प्रयास कर रहे कि वो पकड़ा जाए। मसूरी में शिफनकोट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर आम आदमी पार्टी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ विरोध रैली निकालकर उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया, पुतला भी फूका। पुलिस ने विरोध रैली को रोक दिया, जिस पर पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई। प्रदेश में लोग आज बेघर हैं, जो यहाँ के मूल निवासी उत्तराखंड, उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी का एक दूसरे से लड़ती आ रही है। आज लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया इन लोगों को निकाले हुए कोविड काल में। और ये लोग अब जो गरीब जनता यहाँ पर राजनीति में फंस गई है, ये पालिका और शासन की राजनीति फंस गई। एक तरफ अनुज गुप्ता है, एक तरफ गणेश जोशी आपस में बात कर रहे हैं। आज भी लोग यहाँ पर आए थे, एसडीएम साहब नीचे आए थे इनके टूटे हुए घरों को देख के, और इनको पता नहीं डराया धमकाया। ये लोग काफ़ी सहमे हुए थे। इसमें पूरा प्रशासन भी इस शासन का सहयोग कर रहा है। और मेरे को तो लगता है कि इन तीनों ही पालिका, शासन और प्रशासन की मिलीभगत से शिफनकोट आज नेस्तनाबूद हुआ। आम आदमी पार्टी को इसका बहुत खेद है और दुख है कि अपने उत्तराखंड में आज 20 साल बाद भी गरीबों के लिए छत नहीं है। जी जो है आम आदमी पार्टी के इनके द्वारा ये शिफनकोट वालों के उनको आवाज़ से जो हटाया गया है, उसको लेकर उसके विरोध में एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन इनके द्वारा प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा इनको उनकी रैली को रोका गया है। उनका पुतला फूटने का भी कार्यक्रम था जो हमने अपने कब्जे में ले लिया है। और जो इन्होंने कोविड-19 में जो इन्होंने इसका जो उल्लंघन किया है, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर आते तो बिल्कुल हमें सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर पिछली बार भी हमने इनके ऊपर एक कोविड-19 के अंतर्गत काफ़ी धाराओं में केस दर्ज किया था। तो अगर ये फिर ऐसा कुछ करते हैं तो इनके खिलाफ फिर से कार्रवाई हम डोईवाला में पुलिस ने सोंग नदी में छापा मार के अवैध खनन कर रहे 4 पिकअप गाड़ियों को और एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया। इस दौरान चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने कहा, क्षेत्र की नदियों पे पुलिस की गश्त लगातार जारी है, लेकिन खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। सूचना मिलते ही यहाँ पे कार्रवाई की गई। सोंग नदी ये फतेहपुर टांडा में हमारा अवैध खनन की सूचना थी, जिस पर हम मौके पर गए तो 3 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ अवैध खनन और एमबीएड के अंतर्गत कार्रवाई कर सीज किया गया है। इससे पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व भी जाखन नदी में
5 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर का अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई है। महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर भेजा, जिसमें ये निवेदन किया गया है कि 19 मार्च 2019 को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी और उस समिति द्वारा जो आख्या शासन को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि निर्वाचन कार्यों में लगने वाले प्राइवेट वाहनों के किराए का निर्धारण होना था, क्योंकि पूर्व से ही हमें अपनी सिटी बसों का चुनाव कार्यों में जाने पर कम किराया मिलता है, जबकि हमारी ये मांग है कि जो समिति की रिपोर्ट शासन में प्रस्तुत की गई वो वर्तमान समय के हिसाब से सही प्रतीत होती है। मैंने प्रस्तुत जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है, क्योंकि माने जिलाधिकारी ही जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। हमारा ये कहने का है कि हमारी सिटी बसें हैं, चाहे वो आपदा में हों, चाहे अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में हमारी काफ़ी सारी बसें लगी हुई थी, और चाहे अभी निर्वाचन के कार्यों में कभी भी जो चुनाव होते हैं उसमें हमारी बसें जाती हैं, लेकिन उसमें जो है हमें बहुत कम किराया मिलता है। अब आप ये लगाओ कि हमारी 22-24 सीटर बस है तो हमें 1102 रुपये मिलते हैं, और जो हमारी 28 से 32 सीटर हमें 1242 रुपये मिलते हैं, जबकि 1000 रुपये तो हम चालक परिचालक को दे देते हैं। तो आप ये लगाओ अगर हमारे को 1102 रुपये मिल रहे हैं, उसमें 102 रुपये में कहाँ तक मोटर मालिक अपना लाभ लेगा, इंश्योरेंस है, टैक्स है, मेंटेनेंस है, गाड़ी की फिटनेस है, परमिट की फीस है, इसे लगा दिया जाए तो हम हमेशा जो है नुकसान में रहते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कर दिया कि अभी स्कूल खोलने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि स्कूल खोलने का अभी हमारा कोई विचार नहीं है, और आगे जो भी विचार होगा वो हमारी सरकार का सामूहिक विचार होगा। प्रदेश के हालत को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको हक है कि वो फीस ले पाएं, लेकिन जो कोरोना काल से ही बंद है उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो फीस मांगे। विद्यालय शिक्षा का जो दायित्व है वो पूरे प्रदेश के लिए है, बच्चों के लिए है, और साक्षर बनाने का दायित्व है। इसमें देहरादून या चमोली एक जिले को नहीं, और इसमें पहले प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को, जो लोग स्कूल नहीं आ पाते, उनको किसी न किसी माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जैसा निर्देश था उसके तहत शिक्षित करने का काम किया जाता था। लेकिन वही योजना बंद होने की वजह से नया प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, और जैसे ही वहाँ से बजट मिलेगा निश्चित ही लोगों को साक्षर करने का काम जो भारत सरकार का निर्देश होगा उसके तहत किया जाएगा। बन्नू बिरादरी की तरफ से परेड ग्राउंड में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक है। इस बार संयोग ऐसा हुआ कि दशहरे के संस्थापक लक्ष्मण दास विरमानी का इसी साल निधन हुआ, और कोरोना संकट काल के चलते दशहरे को भी फिलहाल स्थगित करना पड़ रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि दशहरा 1948 से लगातार हो रहा है और ये पहली बार है जब इसे स्थगित किया जा रहा है। और विकासखंड जोशीमठ के तपोवन बाजार में अब एटीएम खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से यहां एक एटीएम लगाने की मांग की है। बता दें कि तपोवन में अब तक बैंक के एक भी एटीएम नहीं है, जिससे वहां के लोगों को लेन देन में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। लिहाजा इसी दिक्कत को दूर करने के लिए एटीएम लगाने की मांग की जा रही है। तपोवन एक न्याय पंचायत क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और जहाँ तक एटीएम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान खुद भी जाके डीएम महोदय से भी 2-3 बार मिल करके भी उनको एप्लीकेशन दे के आए हैं। और ये सीमावर्ती इलाका होने के कारण भी देखिए बॉर्डर का एरिया, काफ़ी आर्मी वाले यहाँ पे आते हैं, तो जब वो आते हैं तो एटीएम नहीं उनको मिलता है, तो कैश नहीं मिल पाने से उन्हें काफ़ी निराशा होती है। और क्षेत्र में भी अगर एटीएम लग जाए तो हम लोगों को एटीएम यूज करने के लिए जोशीमठ में जाना पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा, और इस बारे में मैं खासकर ग्राम प्रधान तपोवन से
एक दो बार डीएम महोदय को भी मैंने दे दिया है प्रस्ताव, और उनको ये भी बताया गया कि तपोवन न्याय पंचायत स्तर का बड़ा क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र है राजस्थान का, और यहाँ पे हमें बार बार दिक्कत यही आती है कि एक बैंक होने के कारण नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, जिससे तो इस से काफ़ी लोग परेशान हैं। और मैं खुद ही स्पेशली देहरादून गोपेश्वर जाके डीएम कार्यालय गया था, उनको मैंने बताया था, अवगत कराया था कि महोदय हमें किसी भी हाल में यहाँ पे एक एडीएम चाहिए, जिससे पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन तो दिया था, मगर अभी तक 4-5 महीने हो गया, कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई है। इवन मैंने जो बैंक के आरओ हैं उनको भी एप्लीकेशन दिया था, उनसे भी वार्ता करी थी। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जैसे हमें आदेश होगा उस अनुरूप हम यहाँ पे एटीएम की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। टोल टैक्स को लेकर भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश सैकड़ों समर्थकों के साथ लोगों के साथ यहां पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरना पे बैठे। बता दें कि रुड़की देहरादून हाईवे का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। मिली के करंदी प्लाजा पर ये टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। न इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, न प्रशासन की जानकारी में है। इन्होंने ज़बरदस्ती तानाशाही दिखाते हुए टोल लेने का काम किया। हमारी मांगे हैं कि जब तक NH का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक, और साइड में गड्ढे भरे हुए हैं, ना मिट्टी सफाई की है, ना सर्विस रोड शुरू की है, ना पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध किया है, ना सबको मुआवजा मिला है जिनका टोल के अंदर जिनकी ज़मीन गई है। तो जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। था अभी पूरी रोड की सही नहीं हुई है। दूसरे, अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बनाएं। उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। उसके लिए आप चाहे उनके आधार कार्ड की या उनके पास की जो भी व्यवस्था आपके पास हो वो आप करें। ये है इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांग है कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अभी करी जाएगी। जो ये मामला आया है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कासली हुई है आपस में, तो इस संबंध में ये वीडियो के आधार पर जो भी जिसकी भी गलती निकल के आएगी वो रिटर्न में पॉलिसी देंगे। और मसूरी के आसपास के गांव से पलायन को रोकने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा IM विलेज की शुरुआत की गई है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को लेकर वीडियो अभिनव कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें वीडियो ने IM विलेज योजना के तहत मसूरी के क्लारकुली भट्टा गांव का चयन किया है। प्रदेश सरकार ने IMA विलेज के तहत एक योजना करी है कि एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट होगा और उसमें हमारे ब्लॉक में सहसपुर ब्लॉक में कैकुली भट्टा जो ब्लॉक विलेज है उसको चयनित किया गया है। तो इसमें तहत क्या है, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो आएंगे और वो एक प्लान कार्य योजना बनाएंगे जो जाके ऊपर लेवल पे एक्सेप्ट होगी। फिर जाके यहाँ पे जो गाँव वाले हैं उनसे प्लान आएगा, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ। आज जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें जो है 23 विभाग एक छत के नीचे आकर के यहाँ पे काम करेंगे और जिस प्रकार यहाँ पर जो विभाग अभी आए हैं उन्होंने बताया है किस योजना में क्या क्या लाभ जो है ग्रामीणों को मिलेंगे। आज जो पहली बैठक हुई है जिसमें 10 हेक्टेयर भूमि गेहूं की खेती के लिए चयनित की गई है और 25 परिवारों को ब्रह्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे जिससे खाद की सुविधा भी हो। पर थोड़ा सा उदासीन इस चीज़ को देखने को मिला कि 5-6 विभाग नहीं आ पाए यहाँ पे, जिनकी वजह से मत्स्य और पशुपालकों को निराशा हाथ लगी है। अगली बैठक में वो उपस्थित रहेंगे। दिनेशपुर में कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर ITI मैदान में इकट्ठा होकर
नारेबाजी सरकार के खिलाफ की और इस बिल को किसान विरोधी बताया। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने माणा, घिंगराना और गोपेश्वर मुख्यालय स्थित पूल्ड हाउसिंग सोसाइटी के टाइप 2 और 3 आवास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं दरवाजे तो कहीं नालियां टूटी मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।